चलिए आज 65वीं बीपीएससी लोक प्रशासन विषय की टेस्ट सीरीज का दूसरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। पहला पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसा आप जानते हैं कि शुरू के 10 टेस्ट टॉपिक वाइज या यूनिट वाइज हैं और लास्ट के 2 टेस्ट ओवरऑल सिलेबस के। फर्स्ट टेस्ट प्रस्तावना का था जिसका हमने डिस्कशन किया है। दूसरा टेस्ट है संगठन के सिद्धांत। ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज या थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके क्वेश्चंस पे बात करेंगे। आप लोगों को जानकारी है कि बीपीएससी में 12 प्रश्न पूछे जाते हैं ऑप्शनल में। खंड क या सेक्शन ए में 6 प्रश्न होते हैं और खंड ख या सेक्शन बी में 6 प्रश्न होते हैं। दोनों सेक्शन में से 3-3 प्रश्न चुनते हुए कुल 6 प्रश्न करने होते हैं। तो सेकेंड पेपर पे चर्चा करेंगे। सेकेंड पेपर का पहला क्वेश्चन है, लूथर गुलिक तथा लिंडल उर्विक द्वारा प्रतिपादित संगठन के पारंपरिक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज प्रोपाउंडेड बाय लूथर गुलिक एंड लिंडल उर्विक। तो इस प्रश्न में देखेंगे 2 विद्वानों का नाम है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 विद्वानों का नाम है। एक है लूथर गुलिक और दूसरे हैं लिंडल उर्विक। प्रश्न है कि गुलिक और उर्विक द्वारा प्रतिपादित संगठन के परंपरागत सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरी की विवेचना करना है, मतलब डिस्कस करना है। तो जैसा हम जानते हैं कि बीपीएससी में तुलनात्मक दृष्टि से आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर यूपीएससी से या यूपीपीसीएस से कंपेयर किया जाए तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न होते हैं, या कहा जाए कि बीए एमए टाइप प्रश्न। सीधा सीधा प्रश्न में ही बड़ा स्पष्ट तौर पे हमें ये दिखता है कि क्या डिमांड है प्रश्न की, क्या क्या बातें हमें लिखना है। तो 600 शब्द के आसपास हम एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं 50 नंबर के प्रश्न का। 2 विद्वानों का योगदान लिखना है परंपरागत सिद्धांत के संदर्भ में, और डिस्कस मतलब बस विवेचना कर देनी है उनके योगदान की। तो जैसा आप जानते हैं कि संगठन की कार्यकुशलता और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए संगठन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। संगठन के सिद्धांतों को 3 भागों में हमने बांटा है, थीसिस, एंटी थीसिस और सिंथेसिस, या वाद, प्रतिवाद और संवाद, या दूसरे शब्दों में कहें तो शास्त्रीय, नवशास्त्रीय और आधुनिक, क्लासिकल, नियो क्लासिकल और मॉडर्न। इन 3 पार्ट में हम संगठन के सिद्धांतों को डिवाइड करते हैं। जो पहली कैटेगरी है थीसिस या क्लासिकल, उसमें फिर हम 3 सिद्धांत पढ़ते हैं। पहला वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत टेलर, दूसरा नौकरशाही सिद्धांत मैक्स वेबर, और तीसरा आदर्श संगठन सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरी हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, लिंडल उर्विक। तो जो ये प्रश्न है ये उसी आदर्श संगठन सिद्धांत या शास्त्रीय विचारधारा के ऊपर है। लूथर गुलिक और लिंडल उर्विक का योगदान लिखना है। सो सबसे पहले फर्स्ट पैरा में आप दिखाएंगे कि शास्त्रीय सिद्धांत
या क्लासिकल सिद्धांत क्या है, तो उसमें भी सबसे पहले आप थोड़ा सा दिखाइए कि संगठन के सिद्धांतों का प्रतिपादन क्यों किया गया है। उसमें फिर शास्त्रीय सिद्धांत या आदर्श संगठन सिद्धांत क्या है, उसकी मान्यताएं क्या है दिखाइए। तब उसके बाद फिर सेकेंड और थर्ड 2 पैरा में लूथर गुलिक का योगदान दिखाइए। फोर्थ और फिफ्थ 2 पैरा में लिंडल उर्विक का योगदान दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पैरा संगठन के सिद्धांत और उसमें शास्त्रीय सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरी क्यों सिद्धांत आए हैं, उसमें शास्त्रीय सिद्धांत क्या है उसकी चर्चा। फिर सेकेंड और थर्ड पैरा में लूथर गुलिक का योगदान दिखा दें। लूथर गुलिक ने संगठन के 10 सिद्धांत दिए, पोस्टकॉर्ब का प्रतिपादन किया, 4P की संकल्पना दी कि विभागों का गठन कैसे हो, मुख्यालय क्षेत्र के बीच के संबंधों की चर्चा किया और जो जो योगदान। यहाँ उद्देश्य आपको टॉपिक पढ़ाना नहीं है, बस आंसर का फॉर्मेट बताना है। सो 2 पैरा में आप लूथर गुलिक का योगदान दिखा दें और उसी तरह से फिर 2 पैरा में आप लिंडल उर्विक के योगदान की चर्चा करें और लास्ट जो छठा पैरा होगा उसमें कंक्लूजन या निष्कर्ष लिख दिया जाए। निष्कर्ष में दिखाएं आपकी आदर्श संगठन सिद्धांत ने लूथर गुलिक या उर्विक जैसे विद्वानों ने संगठन की कार्यकुशलता बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि बंद प्रणाली या क्लोज सिस्टम के आधार पर कुछ इनकी आलोचनाएं भी की गईं, लेकिन फिर भी इन विद्वानों के योगदान का व्यापक महत्व रहा संगठन की कार्यकुशलता को सुनिश्चित करने में। इनफैक्ट इन विद्वानों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हम प्रशासन को विज्ञान की संज्ञा भी दिला सके। तो इस तरीके से फर्स्ट प्रश्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, नौकरशाही को परिभाषित कीजिए, इसके गुण तथा सीमाओं का विवेचन कीजिए। डिफाइन ब्यूरोक्रेसी, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। 50 अंक, 600 शब्द। तो 2 पार्ट हैं प्रश्न के। सबसे पहली बात तो कि प्रश्न के 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 है नौकरशाही को परिभाषित करना है, और सेकेंड पार्ट है प्रश्न का गुण और सीमाओं का विवेचन करना है। तो अगर हम रफली 300 शब्द में डिवाइड करें, फर्स्ट पार्ट की 300 शब्द में चर्चा और सेकेंड पार्ट की भी 300 शब्द में चर्चा, तो फर्स्ट पार्ट जो होगा हमें इसमें नौकरशाही का अर्थ दिखाना है,
विभिन्न विद्वानों ने जो नौकरशाही की परिभाषाएं दी हैं उनकी चर्चा करनी है और थोड़ा सा हमें उसमें नौकरशाही की विशेषताएं भी लिखनी है। विशेषताएं बेसिकली अर्थ का ही पार्ट होती हैं। विशेषताओं के माध्यम से भी हम उस संकल्पना के नेचर को, उस संकल्पना के कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं। तो नौकरशाही का अर्थ दिखाइए आप, शब्दार्थ क्या है, भावार्थ क्या है, नियुक्त किए गए अधिकारियों के समूह को नौकरशाही कहा जाता है, ब्यूरोक्रेसी जो शब्द है उस शब्द का मतलब क्या है वो दिखाएं। मैक्स वेबर, FM मार्क्स या कई और विद्वानों ने नौकरशाही को डिफाइन किया है, उनके अनुसार आप परिभाषाएं लिखें। मिनिमम 4-5 विद्वानों के अनुसार आप नौकरशाही को डिफाइन करें। नौकरशाही की विशेषताएं लिखें कि कैसे ये नियम कानूनों पर आधारित है, कैसे श्रम विभाजन पर आधारित है, पथ सोपान होता है। मैक्स वेबर ने भी नौकरशाही का आदर्श मॉडल दिया है, आप चाहें तो थोड़ा सा उसकी चर्चा भी कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। और फिर सेकंड पार्ट है गुण और सीमाएं, तो फिर उसे सेकंड पार्ट को भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। एक पार्ट में आप गुण लिख दें, नौकरशाही के गुण या फायदे, और दूसरे पार्ट में आप उसकी कमियां या सीमाएं लिख दें। कैसे नौकरशाही नियम कानूनों पे आधारित होती है तो कार्यकुशल होती है, निष्पक्षता, समानता जैसे आदर्श होते हैं क्योंकि सबके लिए निश्चित नियम कानूनों का पालन किया जाता है। जो फायदे हैं दिखा दें। और फिर नौकरशाही की कमियां कि नियम कानून में इतना बंध जाती है नौकरशाही कि वो नियम कानून ही साधन ना हो के साध्य हो जाते हैं। सत्ता का दुरुपयोग करने लगती है नौकरशाही, लाल फीताशाही या रेड टेपिज्म जैसी समस्याएं होती हैं। तो फिर आप सेकेंड पार्ट में कमियां लिख दें उसकी, और लास्ट में फिर कंक्लूजन तो लिखना ही है। तो हर प्रश्न में लास्ट में फिर कंक्लूड करें, दिखा दें कि नौकरशाही के बहुत सारे फायदे, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन हमारे पास नौकरशाही का कोई बेहतर विकसित विकल्प नहीं है आज भी। यद्यपि हम निजी कंपनियों की भूमिका प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नौकरशाही की संकल्पना को पूरी तरह से छोड़ पाना संभव नहीं है। तो इसलिए नौकरशाही अभी भी एक आवश्यक बुराई के रूप में बनी हुई है। तो इस तरीके से आप कंक्लूड कर दें इसे। तो ये 2 नंबर प्रश्न हो जाएगा।